गुड इवनिंग ऑल। हम लोगों ने कल दिनचर्या के बारे में बात गुड करी थी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कल हमने दिनचर्या के बारे में बात करी थी, आज हम रात्रिचर्या के बारे में बात करें। जिस तरीके से दिन में सुबह हम जागते हैं और फिर एक वर्किंग पैटर्न बनाते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके से रात का भी एक वर्किंग पैटर्न होता है शरीर की स्वस्थता को बनाए रखने के लिए। जैसे जैसे काम हम सुबह करते हैं सीक्वेंस वाइज, ऐसे ही रात को सीक्वेंस वाइज करते हैं, परंतु रात का सीक्वेंस सुबह की तुलना में कुछ हद तक उल्टा होता है। अब हम अपने काम, जैसा मैंने बताया था कि सुबह हम अपने काम पे जाते हैं, वहीं तक दिनचर्या होती है। दिन भर फिर हम अपने काम करते हैं और रात को जब घर लौटते हैं तो वहां से रात्रिचर्या का सीक्वेंस चालू होता है। तो घर आके सबसे पहले अपने हाथ, पैर और मुंह अच्छी तरह धोने चाहिए। मुंह में पानी भरकर आंखों पर छींटे मारने चाहिए ताकि आंखों में जो भी धूल, मिट्टी, कचरा इत्यादि वो बाहर निकल जाए। इसके बाद अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसे दैनिक क्रियाएं, जो नित्य क्रियाएं होती हैं, उनको कर लेना चाहिए। मोशन पास करना, यूरिन पास करना, जो भी है। दैनिक क्रियाओं के बाद, इसको हम नित्य क्रिया भी बोलते हैं, दैनिक क्रिया भी बोलते हैं। दैनिक क्रियाओं के बाद रात्रि भोज लिया जाता है। जो भी आपका डिनर है वो ले लिया जाएगा। डिनर का जो बेस्ट टाइम है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट रहता है। हर व्यक्ति की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो कुछ लोगों को रात को 6 बजे तक भोजन ले लेना चाहिए, कुछ को रात को 8 बजे तक भोजन ले लेना चाहिए। वो सीक्वेंस वाइज रहता है। जब हम उस टॉपिक पे आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। रात्रि भोज करने के बाद लगभग 2.5 घंटे बाद, 2 से 2.5 घंटे बाद हमें दूध पीना चाहिए। यह उन लोगों के लिए है जिनकी प्रकृति वात या पित्त हो। कफ प्रकृति वालों को दूध नहीं लेना चाहिए। अगर वो दूध लेना चाहें तो जो क्रीम निकला हुआ दूध होता है वो लेना चाहिए। उसके बाद कुल्ला करें और दांतों की सफाई करनी चाहिए। यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि हमारा जो रात्रि भोज है उसमें और दूध पीने में कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर हो। अदरवाइज 3 घंटे 4 घंटे का गैप भी चल जाता है। वो आपके डिनर पे डिपेंड करता है कि वो कितना हैवी और लाइट था। अगर मिर्च मसाले युक्त डिनर था तो दूध लगभग 4 घंटे बाद, और यदि सादा था तो 2 घंटे बाद दूध ले सकते हैं। ऐसा करने के बाद जब दांतों की सफाई कर ली, तो दांतों की सफाई का प्रोसीजर वही सुबह वाला था। मसूड़ों पे अच्छे से उंगली चलाई, आवश्यकता हुई तो सरसों का तेल, नमक या तो सुबह या शाम को कर लिया, और उसके बाद पूरे मसूड़ों पर अच्छे से अंगूठा या उंगली चलाकर फिर अपने तालू की सफाई करनी चाहिए। इसके बाद गंडूश करना चाहिए। गंडूश वही लगभग 15 मिनट से लेकर 45 मिनट्स तक का। मॉर्निंग का तो 45 मिनट्स का हो सकता है, ऐसे ही रात का भी आप 45 मिनट्स कर सकते हैं। तो गंडूश के साथ ही आप अपने पैरों पे सिकाई ले सकते हैं। पैरों पे सिकाई लेने का लाभ ये मिलता है कि आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पैरों में आ जाता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो भी लंग संबंधी दिक्कतें होती हैं, कफ संबंधी दिक्कतें होती हैं, बीपी होता है, शुगर होता है, थायराइड जैसे रोग हैं, ये सभी रोग पैरों की सिकाई से शांत हो जाते हैं। पैरों की सिकाई के बाद पैरों पर मालिश लेनी चाहिए। फिर आवश्यकता अनुसार, जो भी आपकी प्रकृति है उसके अनुसार, या अगर आपको कोई रोग है तो उसके अनुसार कोई एक रसायन लेना चाहिए। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, रसायन अलग होते हैं और दवाएं अलग होती हैं। हालांकि रसायनों को भी दवा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे त्रिफला है, त्रिफला लोग लेते हैं पेट साफ करने के लिए, पर त्रिफला का कार्य पेट साफ करना ही नहीं है, वो संपूर्ण शरीर की शुद्धि के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो हम उसको रसायन बोलते हैं। तो पैरों की मालिश के बाद रसायन लेना चाहिए, और रसायन लेने के बाद फिर सोने चले जाना चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है तो उम्र भी बढ़ जाएगी, स्वास्थ्य भी बढ़ जाएगा, और यदि कोई बीमारी है तो उन बीमारियों में आराम आ जाता है। अब नींद के बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। नींद क्या होती है, कैसी होती है? नींद के लिए दो प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं, एक स्वप्न अवस्था और दूसरी सुषुप्त अवस्था। स्वप्न अवस्था वो होती है जिसमें आपका ब्रेन एक्टिव रहता है और नींद में सपने नजर आते हैं और आप में बेचैनी, खुशी, गम इत्यादि आता जाता रहता है। इसका प्रभाव जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो उसके ऊपर पड़ता है। इसके अंदर हमारा त्रिदोष प्रभावित होता है, तो सुबह जब हम जागते हैं तो शरीर टूटा हुआ, आलस्य, थकान, मन में उदासी या मन में अति उत्तेजना, ये सारे लक्षण निकलते हैं। और दूसरी अवस्था जो है वो सुषुप्त अवस्था है। इसमें नींद गहरी आती है, हमें अपने होने का भान ही नहीं होता कि हम जीवित भी हैं या नहीं है, या हमारा अस्तित्व है या नहीं है। इसमें किसी प्रकार के स्वप्न नहीं आते। तो इस नींद में ये अगर 10 मिनट की भी है तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी ये 3-4 घंटे की नींद आराम से पूरी कर देती है। और रात को अगर 10 मिनट भी ऐसी नींद आ जाती है तो हमारा शरीर की थकान सारी उतर जाती है और साथ ही साथ जीवनी शक्ति क्लेंजिंग के प्रोसीजर को चालू कर देती है। तो इससे शरीर में हल्कापन आता है, त्रिदोष असर नहीं रखते, हमारे जो मन है उसमें प्रसन्नता आ जाती है क्योंकि नींद लगभग पूरी हो चुकी होती है। तो यदि हमें स्वप्न अवस्था सोने के दौरान आती हो तो जो रात्रिचर्या के नियम बताए हुए हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए और नियम में हल्का सा हेर फेर करके स्वप्न अवस्था वाली अवस्था को दूर किया जा सकता है और सुषुप्त अवस्था लाने का प्रयास करना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो हमें नींद आने में समस्या क्या हो सकती है? यदि किसी व्यक्ति का वात बढ़ा हुआ है तो नींद आने में समस्या हो सकती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती तो उसका वात बढ़ा हुआ होता है। यदि बॉडी में एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको नींद कैसे आ सकती है। जितने भी लोग हैं, लगभग हम सभी, यदि किसी को किसी भी प्रकार से नींद की समस्या है तो आप एक चीज समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इसमें वायु का प्रकोप बढ़ा हुआ मिलेगा। और जो अभी मैंने सोने के प्रोसीजर बताए, रात्रिचर्या के नियम बताए, तेल मालिश हो गया, गंडूश हो गया, ये चीजें करी जाए तो नींद आने की समस्या में काफी हद तक कमी आ जाती है। अगर आपको लगता है आपको नींद की परेशानी है, आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा, अगर हम एक कॉमन टाइम लेते हैं सोने का, मान लीजिए आप 9 बजे सोते हैं या 10 बजे सोते हैं या 11 बजे सोते हैं, एक कॉमन टाइम, तो जो व्यक्ति वात प्रकृति का है उसकी नींद 5 से 6 घंटे की होगी, जो पित्त का है 7 से 8 घंटे की होगी, और जो कफ प्रकृति का है उसकी 10 से 12 घंटे नींद होगी। ये सभी के लिए, चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, सबके लिए कॉमन पैटर्न है। परंतु इसके बाद आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि हम सभी लोगों की एक अवस्थाएं होती है, उनको 4 भागों में बांटा गया है: बाल अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था। बाल अवस्था में कफ की अधिकता रहती है, तो बच्चों के लिए सामान्य सिद्धांत है कि इनको नींद ज्यादा लेनी चाहिए। यदि बच्चा नींद कम ले रहा है तो उसके स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं जो प्रौढ़ अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था के अंदर सभी में वात बढ़ा हुआ होता है। हर व्यक्ति में जो बुढ़ापे की ओर जा रहा है या बुढ़ापे में है, उनके अंदर वात बढ़ा हुआ होता है। तो इन लोगों की जो नींद होती है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि रात की नींद नहीं आती या ये दिक्कत हो रही है इस वजह से नींद नहीं आ रही है। नॉर्मली इनकी 6 घंटे की नींद बॉडी के लिए सफिशियंट रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को निश्चिंत हो जाना चाहिए। और यदि जो बॉडी का क्लॉक होता है वो बिगड़ गया है, कई बार ऐसा होता है कि इन लोगों को रात को नींद आ जाती है और सुबह 3 बजे खुल जाती है। या कई बार ऐसे होते हैं बुजुर्ग जिनको रात को 12-1 बजे नींद आती है और सुबह 6 बजे 7 बजे खुलती है। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। अगर पैटर्न 6 घंटे 7 घंटे का है तो वो ठीक है, आप उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर कर सकते हैं। पर जो सोने का सही समय बताया गया वो रात को 9 बजे का बताया गया, और 6 घंटे बाद यानी 2:30-3 बजे वो जाग सकते हैं। उसके बाद वो मेडिटेशन कर सकते हैं। अपनी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए 1-2 घंटा व्यायाम कर सकते हैं।
ईश्वर का ध्यान, जाप इत्यादि कर सकते हैं। इससे मन और आंतरिक जो स्थिति होती है उसमें काफी सुधार आ जाता है। तो वात बढ़ने के कारण नींद आने में समस्या हो सकती है। किसी व्यक्ति को किसी चीज का डर लगा हुआ है, घबराहट है, तनाव है, या कोई व्यक्ति किसी चीज से ज्यादा खुश है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि या महसूस भी किया होगा, कभी आपको कोई अचानक से खुशी मिल जाए तो एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाती है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है। अगर हम सोने का प्रयास करते हैं तो सोने में भी समस्या आती है, क्योंकि खुशी इतनी होती है तो एनर्जी हाई हो जाती है। इन कारणों से भी नींद आने में दिक्कत हो सकती है। अगर हम सुबह देर से जागते हैं तो हमारा जो बॉडी का क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उससे बहुत सारे पैटर्न्स चेंज होते हैं, पर उसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो नींद पे पड़ता है। इसलिए अगर हम किसी की नींद के बारे में बात करें तो हमारी पहली कोशिश ये रहती है कि नींद अगर वो 12 बजे सोता है तो हम आधा आधा घंटा कम करके उसके टाइम को कम कराएं, ताकि उसकी बॉडी हैबिचुअल रहे। अगर हम सीधा उसको बोल दें कि आपने 9 बजे सोना है तो उसकी सारी रात खराब हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई अपने दिनचर्या में, रात्रिचर्या में कोई बदलाव करता है, इसमें ऋतुचर्या का भी बहुत महत्व होता है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, पहले गर्मी के दिन थे तो रात को 10 बजे तक हम लोग ना तो थकान अनुभव करते हैं ना कुछ होता है, 8 बजे तक तो उजाला ही रहता है। उसके बाद अंधेरा होता है तो माइंड उस तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। फिर अचानक से सर्दियां आ जाती हैं, सर्दियों में 6 बजे अंधेरा हो जाता है तो मन को ये लगता है कि भैया देर हो गई है। तो चर्या में बदलाव आने से भी नींद आने में समस्या हो सकती है। इसी तरीके से रात में यदि आप काम कर रहे हैं, अब जैसे आप सभी लोग तो सुन रहे हैं, सुनने वाले व्यक्ति को नींद अच्छी आ सकती है, पर जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी एनर्जी एक्सेस हो जाएगी, उसको घंटे 2 घंटे तक नींद आने में समस्या रहेगी। वो उसकी एक्साइटमेंट पे निर्भर करेगा कि वो कितना एक्साइटेड है। तो यदि आप रात को कोई कार्य करते हैं जिसमें एक्साइटमेंट हो, उससे भी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आप शाम को व्यायाम करते हैं, रात को व्यायाम करते हैं, तो उससे भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे ही आप रात को हल्का भोजन लें, क्योंकि वजन कम करने के प्रोसीजर में हम बहुत सारे नियम तोड़ देते हैं। अधिकतर लोग रात को भूखा रहना पसंद करते हैं ताकि वजन तेजी से कम हो। तो वजन तो तेजी से कम होता है, पर इसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी 100% होती है, और उस समय उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता है। वो पता चलता है 8 साल 10 साल के बाद, क्योंकि बोन का घटना, हड्डियों का डेप्रिशिएट होना एक बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होता है। तो हल्का भोजन इसके लिए नींद ना आने के लिए डिस्टर्ब होता है। अब अगर मैं आज अपना वजन करने के लिए भूखा रहता हूँ तो बोन डिस्टर्ब हो रही है, कम हो रही है, तो उसका असर नींद पे जो पड़ेगा वो आज नहीं पड़ेगा, आने वाले सालों में पड़ेगा। उस समय मैं फिर सोचूंगा नींद नहीं आती तो गोली खा ली या कुछ और ले लिया, वो नींद को और खराब करेगा। धीरे धीरे माइंड उसका हैबिचुअल हो जाता है, बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, जिससे फिर बिना गोली के वो नींद लाने में समस्या पैदा करती है। दूसरा कारण है नींद ना आने का स्वयं जागना। अब स्वयं से जागने का क्या मतलब हो जाता है? हम रात को पढ़ने बैठ जाते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, टीवी देखते हैं, कि दिन भर हमने टीवी नहीं देखा तो हम रात को टीवी देखें, या फिर किसी और तरीके की पार्टीज इत्यादि को एंजॉय करना। ऐसा करने से भी नींद आने में डिस्टरबेंस होती है। जो लोग अधिक उपवास रखते हैं, भूखे रहते हैं, इन लोगों को भी नींद आने में दिक्कत होती है। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई चिंता है, डर है, थकान है, तो वो व्यक्ति भी नींद लाने में उसे भी समस्या होगी। तो यदि हम इन कारणों को समझ सके और इनका एक प्राकृतिक उपाय निकालें तो नींद की समस्या पे मात्र 15 से 20 दिन में आराम पाया जा सकता है। कोई दवाई की जरूरत नहीं होती। यदि आप नींद लाने के लिए दवाई ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिवर इत्यादि को खराब करती है। तो नींद लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नियम का पालन करें, चर्या का ध्यान रखें। अगर मन बेचैन है, ऊर्जा हाई है, तो ध्यान कर लें। अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिजिकली गर्म पानी की पैरों पे सिकाई कर लें, तेल मालिश कर लें। माइंड को रिलैक्स करने के लिए प्राणायाम किए जा सकते हैं रात को, जो रिलैक्सेशन के प्राणायाम होते हैं। अपनी भोजन की आदतों में बदलाव लाया जा सकता है। अगर नींद की फिर भी समस्या बनी रहे, जड़ी बूटियां, दवाई इत्यादि ली जा सकती हैं। सबसे अच्छा पैटर्न है नींद लाने के लिए कि अपनी आदतों में परिवर्तन लाया जाए।
इसके साथ साथ ऐसे उपाय किए जाएं जो वात को नष्ट करते हैं। अगर वात नष्ट हो जाएगी तो नींद आराम से आ जाएगी। तो यदि हम प्रकृति को जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और उसके रूल्स को फॉलो करते हैं, तो हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं वो अपने आप ही बॉडी के प्रोसेस प्रोसेस से बाहर होने लगते हैं। अगर इन चीजों को ध्यान में रखकर हम लोग अपनी पैटर्न को फॉलो करें, लाइफ पैटर्न्स को, इन चीजों को ध्यान रखें, तो चीजें अपने आप बदलती हैं और लाभ देती हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक था। यदि आपको इससे संबंधित किसी से को पूछना हो, कोई चीज समझनी हो तो पूछ सकते हैं। टॉपिक अच्छा लगा? हाँ जी सर। सर कवलम करना अच्छा रहता है या बंदूश करना? जैसी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो। कवलम थोड़ा इजी है, गंडूश के नियम थोड़े सख्त होते हैं। और अगर कोई चीज आप नियम से नहीं करोगे तो वो फायदा नहीं देगी, प्रॉपर फायदा देगी, फायदा देगी, प्रॉपर फायदा नहीं देगी। सर बंदूश में हिलाते रहना पड़ता है हाँ ऑयल जी, को? हाँ जी। कबला तो आपने किया हुआ है ना? हाँ जी कवलम मैंने तो आप किया हुआ जानते हो है। कि क्या रिजल्ट देता है कबलम? हाँ जी सर, रिलैक्सेशन देता है बहुत, और माइंड में ऐसा लगता है कि ऑयलिंग, माइंड के नर्व में ऑयल जी जा रहा है, ऐसा फील होता है। जी। जैसे बात बड़ी हुई हाँ थी ना मेरी पहले, तो ऐसा फील होता था कि नर्व में ऑयल जा चलिए, रहा है। थैंक यू दिव्या जी। जी सुदम जी बोलिए। जी जी। सुदाम जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कोई मन में कोई चीज है, पूछ। हेलो। आती हमारी। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। सर हमको तेज दर्द हो रहा है। दर्द कहाँ पे हो रहा है? आगे में सीने के पास, वही जो फेफड़ा में प्रॉब्लम था ना, पानी में। हाँ जी। राइट साइड में फेफड़ा में पानी है ना सर, बताए थे अच्छा ना अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ कल। जी। तो वही आपके लिए बताया था आगे कि में। हाँ दवाइयाँ चलेंगी, और उसके लिए वो बताया था। आप एक काम किया कीजिए, सुबह सुबह और शाम हाँ को सर। दोनों हाथों से अच्छे से ताली बजाएं, इसका भी एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा आप पे। यहाँ पे सर लंग्स के पास में लंग्स के पास में नहीं, ताली बजाएं, इफेक्ट, ताली ताली। वही बोल रही है, वहां पे इफेक्ट पड़ेगा। बहुत दर्द कर रहा आगे और पीछे। जहाँ पे आगे में दर्द है ना, वही समानांतर पीछे भी वैसे ही दर्द करता है। वो निमोनिया का दर्द होता है। अब आप अच्छा। अगर आसपास होते तो मैं दवाई दे सकता था, लेकिन दूर हैं तो दवाई देना पॉसिबल नहीं है, और इसमें कुछ थेरेपी भी दी जाती है। जी रेखा जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे अगले दिन के कामों के लिए एक्साइटमेंट तो होती ही है, तो फिर इसका मतलब वही सोचते रहो, आपको घंटों नींद नहीं आती, तो एक्साइटमेंट कैसे कम की जाएगी? वो तो काम तो करना है ना अगले दिन का जो सोचा हुआ है। मैम जैसा मैंने बताया ना, गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं, पैरों पे तेल मालिश कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी आदतों में चेंज ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं, अगर आप करेंगे नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी सर। सर कुछ और उपाय नहीं है? देखिए, निमोनिया के ऐसे कोई काम एक्सरसाइज नहीं या? करते। आप थोड़ा शहद ले लीजिए, शहद सुखाने का काम करता है। वो तो ले रहे हैं सर, फिर भी और ज्यादा ही इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे इसमें दर्द कोई का। नहीं, इसमें आपकी दवाइयाँ चलती हैं। ये चीज आप हम्म। अपने डॉक्टर को बताइए, डॉक्टर इसको लिए आपको कोई ना कोई मेडिसिन देगा। अच्छा। हाँ जी। आज हमारी ये लास्ट क्लास है।
आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, जो आपने 9 दिन सीखा, कुछ प्रयोग करा? तो अगर आप लोग उसके बारे में कुछ बोलना चाहें अपने एक्सपीरियंस के बारे में तो प्लीज। जी मालती जी। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने उस दिन बोला था जी कि ये आजकल 35 इयर्स में मेनोपॉज हो रहा है लड़कियों का, जी और लेकिन कहते हैं कि लाइफ तो ज्यादा हो गई है आदमी की, और मैम, वो जो लाइफ बढ़ी है वो मेडिसिन से बढ़ाई गई है। अगर मेडिसिन ना हो तो आदमी 60 और 65 साल तक ही चल पाएगा। लाइफ कम हुई है, लाइफ स्पैन कम हुआ है, हाँ बीमारियों को कंट्रोल करके आगे बढ़ा दिया गया है। तो आदमी आप देखिए बुढ़ापे में ज्यादातर दिक्कतों के साथ, विशेषकर विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ जीता है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसे मैरिज मैटर्स होते हैं कि अगर मान लो लेट मैरिज कर रहा है कोई, तो लड़की की एज 40 अराउंड है, तो उसको अपन क्या करें, पूछ के कंफर्म करना चाहिए कि अभी पीरियड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है? इसके लिए देखिए आयुर्वेद में कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। हम्म सिंपल भाषा में बोलें तो जैसे अगर कोई ताजी लकड़ी है तो हम उसे हाँ आसानी से मोड़ सकते हैं, उसमें हाँ लचीलापन होता है किसी भी शेप को लेने के लिए। वहीं अगर हम कोई सूखी लकड़ी लें या जिसमें पानी की मात्रा कम है वो लें और उसके अंदर कोई प्रेशर डालें तो वो टूट सकती है। हम्म इसी तरीके से जो बच्चे की डेवलपमेंट का समय बताया गया है वो ये बताया गया है कि शादी के बाद लगभग 10 साल का वो पीरियड होता है जिसमें बच्चे हो जाने चाहिए, क्योंकि उस समय तक माँ का जो शरीर होता है वो पूरी तरह से लचीला होता है, प्रिपेयर होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो हार्ड होता जाता है। अब जो लड़की पहले ही 40 ईयर्स की है, नेचुरल सी बात है कि उसके शरीर में हार्डनेस बहुत ज्यादा होगी। और ऐसे तो कोई आपको बताएगा भी नहीं कि पीरियड्स की दिक्कत है या नहीं है, वो तो शादी के बाद ही हाँ पता चलती है, वही, दिक्कतें सामने आती है। तो ये पहले क्लियर का कोई करना चाहिए, लक्षण है ऐसा? आवाज बहुत करना बारीक चाहिए। है। देखिए इसके सर लक्षण, आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल। बहुत बारीक है। इसके लक्षण होते हैं हाँ यदि आप लड़की का चेहरा देखेंगे तो चेहरे हाँ के ऊपर कम उम्र की झलक होनी चाहिए। भले ही वो हाँ 40 की है पर उम्र की कम झलकती हो। हम्म चेहरे पे ड्राइनेस नहीं होना चाहिए। हम्म चेहरे पे लाल या सफेद रंग के दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो 40 हम्म की एज में भी वो मां बनने के लिए प्रिपेयर है। हम्म ये मतलब बेसिक सिम्टम है, हम्म क्योंकि हड्डियां मजबूत है तो बच्चे को आराम से जन्म दिया जा सकता है। हम्म। क्योंकि हम लोग ये एक्ट्रेसेस वगैरह का ऐसे सुनते हैं कि इतनी एज में और ये सब, तो क्या ये सही रहता है क्या सर? मैम अगर हम पुराने उसमें जाते हैं समय में तो हम्म 60 साल में, 70 साल की उम्र में भी लेडीज मां बन सकती थी। इसका मतलब हम्म उनकी बॉडी के अंदर लचीलापन जो था वो काफी था। हम्म और उस समय में ही मतलब 70 साल की उम्र में भी लेडी प्रिपेयर होती है एक बच्चे को जन्म देने के लिए। पर हम्म वो सिर्फ तभी संभव है जब पीरियड्स आते हो। हम्म। तो जब योगा वगैरह अगर कोई रेगुलर करता रहता है तो? इससे आप ये समझिए कि 50-60% बॉडी में लचीलापन बना रहता है और अच्छी चीज है। हम्म, काफी हद तक बीमारियों से बचाव करके रखती है और बॉडी को यंग रखता है। अच्छा, तो बस यही लक्षण है, एक और भी कोई है क्या? ऐसे लक्षण बहुत सारे हैं, वो छोटे छोटे चीजें हैं। हम्म जैसे लड़की के दांतों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बाल अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, चिकने हो, चिपके हुए हों। तो ऐसी लेडी की अगर उम्र 45 भी है तो भी उसमें मां हम्म बनने के लिए पूरी खासियतें हैं। मतलब उसकी हम्म बॉडी में इतना न्यूट्रिशन है कि जो हम्म बेबी होगा उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं लड़की 30 साल की, हम्म उसके दांत खराब हैं या दांतों में कीड़ा लग रहा है, बाल झड़ रहे हैं या छोटे हैं या ड्राई हैं, तो उसमें 30 साल की उम्र में भी वो गुण नहीं है कि उसके उसके अंदर इतने अच्छे मतलब टिश्यूज क्रिएट हों कि वो एक अच्छी संतति को जन्म दे। उसमें हम्म डाउट रहता है। तो उसकी संतति में जो उसको जन्म देगी उसके हम्म अंदर ड्राइनेस का भाव जो होगा वो ज्यादा होगा, यानी वात का प्रभाव ज्यादा होगा बच्चे में।
वहीं जो बच्ची महिला 45 की थी और हेल्दी थी पूरी तरीके से, उसका जो बच्चा होगा वो कफ प्रकृति का होगा। और बच्चों के लिए हमेशा ये बोला गया है, बच्चा किसी का भी हो लेकिन कफ प्रकृति का होना चाहिए। आप पहले ध्यान कीजिए, बच्चे होते थे कम से कम बच्चा होने के बाद 3 महीने तक 20-22 घंटे सोता था। सिर्फ मुश्किल से वो 2 घंटे जागता था, जो नित्य क्रियाएं होती हैं दूध पीने के लिए या मोशन करने के लिए या थोड़ी देर हाथ पैर हिलाने के लिए, उसके बाद वो सो जाता था। आज की डेट में बच्चा ज्यादा से ज्यादा 15-16 घंटे ही सोता है, लगभग 6-7 घंटे जागता है। तो किसमें वायु है? वायु का काम है चलना, कफ का काम है एक ही जगह पड़े रहना। किसमें वायु ज्यादा है? जिसमें वायु ज्यादा है वो एक्टिव ज्यादा होगा, जो एक्टिव ज्यादा होगा वो वर्किंग ज्यादा करेगा, जो वर्किंग ज्यादा करेगा वो जल्दी खत्म होगा। ये नेचर का लॉ है। और जो धीरे धीरे काम करेगा, धीरे धीरे चलेगा, उसकी उम्र लंबी होगी, वो थोड़ा स्वस्थ होगा उसकी तुलना में। तो ऐसे हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी अवस्था बन रही है और हमें उसके साथ कैसे कोरिलेट करना है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि हम बात पित्त कफ को बहुत अच्छे से समझें। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, हम किसी के विचारों को पढ़ना चाह रहे हैं, तो विचारों में उत्तेजना देखें, ड्राइनेस देखें, प्रेम देखें, तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की प्रकृति क्या है, ये किस तरीके का व्यवहार कर सकता है। और यदि हम उसकी बॉडी को, रोग को देख रहे हैं, तो हमें उसके एक्शंस में, उसकी फिजिबिलिटी में, उसके स्वाद में ये चीजें सब दिखाई दे जाती हैं। ठीक है, कुछ नेचुरल लॉ हैं, जैसे बच्चे के अंदर कफ बताया गया है, युवा के अंदर पित्त बताया गया है, प्रौढ़ के अंदर पित्त और वात की अधिकता बताई गई है, वहीं वृद्ध व्यक्ति में वात की अधिकता बताई गई है। तो उसी के विपरीत हमें कार्य करने होते हैं। जैसे बच्चा है, कफ प्रकृति का है, अब क्योंकि पूरी उम्र उसके पास पड़ी हुई है, तो उसे सीमित मात्रा में कफ और अच्छी मात्रा में वात वाला प्रोडक्ट देना चाहिए, ताकि वो उछल कूद करता रहे। पर अगर आप उसे पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पित्त वाली चीजें उसको खिलानी चाहिए। यदि आप ये चाहते हैं कि बच्चा लंबी स्वस्थ जिंदगी जिए, तो आप उसको कफ वाले प्रोडक्ट अधिक मात्रा में देंगे। जी, जैसे दूध है और ये केला वगैरह है, ऐसी दही, चीजें। केला, राजमा, छोले, ये सब जी। चीजें हैं जो भारी होती हैं पचने में। तो इससे बच्चे का ब्रेन धीरे धीरे डेवलप होगा, और जो चीज जितना धीरे क्रिएट होती है वो डिस्ट्रॉय भी उतना धीरे होती है, और जो चीज जितनी जल्दी क्रिएट होती है वो उतनी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जी। तो इन सिद्धांतों को ही प्राकृतिक सिद्धांत बोलते हैं, यही पूरा आयुर्वेद है। जब हम इसको समझ जाएंगे तो हमें जैसे आप कहते हैं भाई इलायची किसको खानी है, किसको नहीं खानी है, शायद आप मेरी बात सुन के हैरान होंगे कि पानी भी हर व्यक्ति को सूट नहीं करता। इससे तो कोई चीज नहीं है। हर व्यक्ति के लिए पानी पीने के तरीके, पानी की क्वांटिटी और पानी की क्वालिटी दोनों ही अलग है। अब हम जिस इलाके में जन्म लेते हैं, आपने ये भी सुना होगा कि हर 20 कोस पे पानी का स्वाद बदल जाता है, पानी का प्रभाव बदल जाता है, वो यही है। आप एक मोहल्ले में पानी पियेंगे, उसका स्वाद और स्वभाव अलग होगा, दूसरे में पियेंगे, उसका स्वाद और स्वभाव अलग होगा, और जिस मोहल्ले का पानी होगा उस मोहल्ले में उसी प्रकार की सबसे ज्यादा बीमारियां लगेंगी। तो यही सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं बताने के लिए और उपचार करने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये जो क्रैम्प्स होते हैं रात में सोने में, उसके लिए क्या करना चाहिए? पैरों में जो एकदम से नसें ऐंठने लगती हैं, इसके लिए 2-3 तरीके मैं बता देता हूँ। एक तो आप इसमें कैल्शियम का सेवन कर सकते हैं। दूसरा, जब क्रैम्प आए तो आप अपने पैरों की उंगलियों को बाहर की ओर खींचिए, क्रैम्प में तुरंत आराम आ जाता है। अच्छा। तीसरा, आप उंगली से जहाँ पे क्रैम्प आया वहां पे 56 लिख दीजिए, 5 और 6। क्या करें वहां पे? 56 लिख दीजिए या 65 लिख दीजिए, क्रैम्प उसी समय शांत हो जाएगा। अच्छा, ये एक तरह का टोटका हो गया। अच्छा, हाँ जी। अच्छा सर, तो उंगलियों को मतलब सामने की तरफ खींचना है कि ऊपर की तरफ? सामने की तरफ। हुआ क्या है, देखिए नस पीछे की ओर खींच रही है, आपने उसको आगे की तरफ खींचा, नस सीधी हो गई। अच्छा, क्योंकि और यदि आप तेल सामने मालिश से करते हैं डेली, गर्म पानी की सिकाई करके या नॉर्मली गर्म तेल से सिकाई कर लेते हैं, तो धीरे धीरे आपके 2-4 दिन में क्रैम्प आने बंद हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पे क्या है कि थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से बॉडी में कैल्शियम एक्सेस रिमूव हो रहा है, निकल रहा है बॉडी से। तो अगर कैल्शियम इंटेक भी आप बढ़ा लेंगे तो उससे भी इसमें क्रैम्प आने में आराम मिल जाता है। अच्छा,
तो कैल्शियम इनटेक मतलब ये दूध वगैरह लेंगे तो चलेगा कि जी। टैबलेट लेनी पड़ेगी? ना ना, आप एक काम कीजिए इसमें, हाँ, जैसे आपने गर्म दूध लिया, एक गेहूं के दाने के बराबर चूना ले लीजिए, जो ये पान वाले रखते हैं, वो जी, दूध में घोलिए, और उसके अंदर 2-3 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद तक जो आप हजम कर सके उतना बादाम रोगन मिला लीजिए। अच्छा। ये पी लीजिए, कैल्शियम बॉडी के अंदर लगभग 90 दिनों में पूरा हो जाता है। तो 90 दिनों तक रोजाना ऐसे करना है? 90 दिनों तक नहीं करना, जब तक आपको आराम नहीं आता तब तक करना है। जिस दिन आराम आ जाए उसके बाद 2 दिन 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, फिर हफ्ते 10 दिन कंटिन्यू कर लीजिए, फिर 2-3 दिन 4 दिन छोड़ दीजिए, फिर हफ्ते 10 दिन कंटिन्यू कर लीजिए। अब आपका अच्छा। पीरियड 3 महीने का पूरा हो गया, वैसे ही आप इसको हम्म, बंद कर दीजिए। अच्छा। तो दूध ठंडा रहे कि गर्म रहे गरम दूध? गरम दूध, गरम दूध। गर्म दूध। हाँ। और फिर उसमें 2-3 ड्रॉप बादाम रोगन तेल की, और फिर बादाम रोगन ये जो है वो 1/4 चम्मच तक डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच? अच्छा। हाँ जी, जितना तेल रहेगा ना उतना अच्छा रहेगा इसके लिए। वैसे अच्छा, तो हम और इसमें फिर 2-2 चम्मच तक तेल पिलाते हैं, पर उसमें क्या होता है कि लीवर में ताकत होनी चाहिए तेल को पचाने के लिए। हाँ, ठीक है। और इसमें एक चीज और है, हम्म, मेरे माइंड से स्किप कर गई बात अभी। हाँ, आप अगर आप ये उसको, नहीं लेना चाहते तो सिल के लड्डू आते हैं जो हम व्रत में हाँ, खाते हैं। व्हाइट वाले? हाँ जी, छोटे छोटे आते हैं ना, गुड़ के बने हुए मीठे, और वो सिल लगी होती है। हाँ, हाँ, वो एक लड्डू खा के ऊपर से गर्म दूध पी लेंगे, मीठा दूध, उससे भी हाँ। आपके क्रैम्प्स में फर्क आ जाएगा। 5-7 अच्छा दिन में सर। फर्क आ जाता है उनसे। अच्छा, ठीक है सर, करते हैं अभी इस विंटर में ये। जी जी बिल्कुल मैम। जी, थैंक यू सो मच तेल सर। जरूर लगाइएगा। जी जरूर। जय माता की सर। जय माता दी। हेलो सर। एक मिनट सर, निर्मला जी बोलिए। हाँ सर। मेरा बोलिए क्वे- जी 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 हाँ बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन था कि सर मेरी वाइफ जो है वो कभी कभी जब सोती है तो रात में उसका पैर जैसे सर गुदगुदाता है, जैसे मतलब लगता है ना उसको पैर मसलते कोई रहे, मतलब पैर ही हमेशा मतलब गुदगुदी टाइप का होते रहता है। डेली ऐसा ही होता है, ऐसा क्या है सर? आप एक काम कीजिए, अब तो क्लासेस बंद है, ये अगर आपने मुझसे पहले पूछा होता तो 2 दिन में इसका कंफर्मेशन हो जाता। अच्छा सर। गुदगुदी तब होती है जब बॉडी अंदर से अपने आप को हील करती है। नहीं समझ पाए। मान लीजिए अंदर कोई चोट लग गई, घाव हो गया, तो जब घाव सूखता है तो आपने देखा होगा खुजली होती है। अच्छा, हाँ हाँ, वो तो अलग है सर। उसको जैसे लगता है पाँव दुखता है, उस टाइप का गुदगुदी हाँ होता है। हाँ, वो अंदर से कोई जैसे सेल्स रैप्चर होते हैं, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तब ये गुदगुदी टाइप की कंडीशन क्रिएट होती है। आप उनका पैर दबा के देखिए, टखने के थोड़ा सा ऊपर, क्या उनको दर्द है वहां पे? अम, सर वो तो नहीं सर, वैसा कुछ नहीं होता है, दर्द नहीं है, बस ये मतलब बताती है कि पैर पैर दर्द होता है ना। नहीं होता है सर, वैसा कुछ नहीं है, बस जैसे लगता है ना पैर में कुछ अंदर कुछ है, इस तरह से गुदगुदी टाइप का होता है। और ये बहुत दिन से हो रहा है सर, लगभग अच्छा मतलब छह सुनिए, महीने से लगी है। सुनिए उनका पैर दबा के देखिए, देखिए गड्ढा पड़ रहा है पैर पैर में। पैर में गड्ढा? आप इधर ही। दबाएंगे मांस पे, वो भरने में कितनी देर लग रही है गड्ढा भरने में? जब दबाएंगे तो गड्ढा पड़ जाएगा ना वहां पे, टखने के नहीं पास सर, से दबा तुरंत तुरंत वो इलास्टिसिटी टाइप का है सर, ऐसा दें, कुछ होता है। इलास्टिसिटी टाइप का ही है। हाँ। अच्छा, इनको यूरिन में जलन या खुजली वगैरह होती है? ये सर, वो तो शिकायत है सर। वो शिकायत है ना? आप एक हाँ काम सर। कीजिए, पीरियड की समस्या तो नहीं है इनको? हाँ सर, वो भी शिकायत है। वो भी शिकायत है। हाँ। इनको एक तो ना पीरियड से 3 दिन पहले अजवाइन का पानी पिलाइए, अच्छा हाँ सर, ठीक है सर, वो उससे तो। इनके पीरियड थोड़े ठीक होंगे। और डेली रूटीन में खाना खाने के बाद लगभग 1 चने के बराबर गुड़ खिलाइए। ठीक है सर, एक दो बार तो अजवाइन का प्रयोग की है ऐसे, फिर से सर वो आपसे बात कर रही है। हाँ, बात करो सर से। हेलो। हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जैसे मतलब लेट के खाना एक आदमी मतलब खाते हैं ना कुछ भी,
तो पैर टेहना टेहना होता है ना, उसको नीचे गुदगुदी टाइप के लगता है रात में। जो मैं समस्या बताई वो समस्या है ना आपको, ये उसकी वजह से होता है, वहां सूजन है हल्की। वैसा तो नहीं दिखता है। वो दिखेगी नहीं, इंटरनल सूजन है आपको। जो मैं 2-3 चीजें बता रहा हूँ ये कर लीजिए, फायदा मिलेगा इससे आपको। नंबर 1, पीरियड के टाइम पे अजवाइन वाला पानी लीजिए, और डेली चने बराबर गुड़ खाना खाने के बाद चूसिए। ये तो नॉर्मल हो गया, 2 महीना 3 महीना करके इसको बंद कर दीजिएगा। जनवरी फरवरी तक कर सकते हैं इसको। दूसरा चीज रेगुलर। आपने क्या करना है, हाँ दूसरा चीज आपने क्या करना है, रात को धनिया, जो धनिया के दाने होते हैं ना, यस सर। हाँ उसको लगभग 2 चम्मच ले लीजिए, और 1 गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए। रखने से पहले उसे उबाल लीजिएगा, उबाल के ठंडा करके कांच के ग्लास में भिगो के रख दीजिए। जब सुबह सो के उठते हैं तो सबसे पहले आपने धनिया का पानी पीना है। धनिया बाद में आप चाहो तो अपने खाने में, रोटी सब्जी में किसी में मिला के खा सकते हो, पर सुबह सुबह डेली आपने 2 चम्मच धनिया का पानी पीना है। इसे कम से कितना कम दिन? 21 दिन कर लीजिए। यस। ठीक है, 21 दिन में ये खुजली आपकी खत्म हो जाएगी, जो गुदगुदी आप बता रहे हैं खत्म हो जाएगी। अगर आपको लगता है ये जल्दी खत्म हो गई, 10-12 दिन में खत्म हो गई है, तो यस 3 दिन ऊपर करके बंद कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। निर्मला मिश्रा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, नमस्ते सर सबसे पहले। और मुझे एक्चुअली पूछना था कि मेरा बेचा है 13 साल का है। हम्म, उसके फेस पे और हाथ पे थोड़ा वाइट वाइट स्पॉट्स जैसे आ जाता है, ठीक। हल्का होता है फिर आ जाता है। मैंने दिखाया था डॉक्टर को तो उन्होंने बोला स्किन एलर्जी, आपको सन से एलर्जी है, धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन लगाइए, ऐसा सब बताया। कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी कभी फिर हो जाता है। कुछ भी नहीं है, इस पे ध्यान मत दीजिए। ये बॉडी सिर्फ कैल्शियम को बाहर फेंक रही है। बच्चा है, अच्छा। अपने आप रिकवर कर लेगी। सिर्फ कैल्शियम वाली चीज है, जैसे दूध वगैरह है, वो उसको दिन में जी 2 बार सुबह शाम दीजिए। दूध जी। देने से पहले एक छोटा सा टुकड़ा आंवले का, मुरब्बे का दे दीजिए। अच्छा ठीक है, बाकी इस पे इतना गौर करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है। अच्छा। अच्छा हाँ, ठीक है सर। बच्चों में कॉमन होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये वही अच्छा, चीज है बस। नहीं बहुत पहले भी इसको एक हुआ था, जैसे हम्म, वाइट स्पॉट हुआ। जी। फिर फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ ना कि डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला इसको फ्रूट्स खिलाइए, ये करिए, दवाई मत दीजिए। हम्म। हमने कहा ठीक है। फिर वो वहां से फिर थोड़ा थोड़ा वैसे पानी टाइप निकलने लगा, वो एक घाव टाइप बनने लगा। तो नहीं फिर ऐसा मुझे, कुछ नहीं है। देखिए, अगर दाना नहीं है हाँ तब तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, उसमें स्किन का कलर थोड़ा सा उड़ जाता है। वो अपने आप ही बॉडी के साथ रिकवर हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने नॉन वेज खाया, ऊपर दूध पी लिया, दही खाया, साथ में मूली ले ली, तो कुछ बेमेल अच्छा चीजें हैं जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी कुछ समय के लिए ला देती है, पर वो बॉडी अपने आप रिकवर कर लेती है। पर अगर यही अच्छा। चीज बार बार होगी तो डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी। अच्छा, तो कैल्शियम के लिए जैसे दूध तो हम उसको दे ही रहे हैं, उसके तो अलावा हम और क्या उसको दे सकते हैं कैल्शियम जो? सेल्यूलोज आती है, अच्छा। तो वो दे सकते हैं। पर यहाँ पे आपने जैसा भी एक चीज बताई कि जी वाइट दाग था और वो पानी निकलने लगा, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, मैंने आज से 1 साल पहले की बात है, जब यहाँ कोरोना पीरियड चल रहा था तो हम किसी डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे थे, तब एक होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाया था हमने। तो अगर उसमें यही था कि हाँ, थोड़ा सा पानी निकलने लगा था, फिर वो काफी दिन के बाद वो घाव टाइप बन गया था, वो जब भी वो छाला, बढ़ने लगा। हाँ जी छाला बन जाएगा। अगर आपका बच्चा आपके पास है तो एक बार मुझे दिखा सकते हैं, तो दिखा दीजिए स्क्रीन पे। 1 सेकेंड, अभी तो फिलहाल उसका सब सही हो गया, लेकिन हाँ व्हाइट स्पॉट है हाँ व्हाइट जो मैं स्पॉट आपको दिखा दीजिए, मैं बता दूंगा। मैं दिखा देती हूँ। 1 सेकेंड। सर, मेरा लड़का 7 साल का है, उसके चीक्स के भी ऊपर ऐसे ही वाइट पैच आया है। ये भी वही रीजन से होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। जी मैम, दिखाइए। दिखाई, 1 मिनट, एक दिखाओ फेस। 1 सेकेंड, 1 मिनट, मैं कैमरा जरा वो कर लूँ इसका। इसका कैमरा जो कैसे होगा, कैमरा नहीं पलट सकता। आप फेस अपना दिखाओ।
सिंपल रखो फेस। ये इधर देखिए सर, इधर ये जो आप इधर दिखा रहे हैं ना, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। इसमें अच्छा, बस हाथ केला पे भी। बच्चे को हर दूसरे तीसरे दिन केला खिला दीजिए, यही कवर कर लेगा केला। अच्छा, जैसे ये हाथ पे भी कभी कभी निशान हल्के हाँ हल्के जी, हाँ दिख रहे हैं। जी, जी जी जी। अच्छा जी। इसके लिए ठीक आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है महालक्ष्मी जी, आपका भी यही है, बच्चे को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। आप केला वगैरह देंगे, फर्क आ जाएगा। श्योर सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, वेट भी बहुत है मेरे बेटे का इस समय तो। कोरोना के पीरियड में वो बैठे बैठे पढ़ पढ़ के बहुत वेट हो गया है। देखिए मेरा मानना यह है, बच्चा जब तक 15 साल का नहीं होता तब तक उसको कोई जितना मेडिसिन से दूर रख सके रखिए। बच्चे का ठीक है। सबसे अच्छा इलाज है खेलना। जितना भागेगा, दौड़ेगा, खेलेगा, कूदेगा, खुश रहेगा, उतना वो स्वस्थ रहेगा। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। और वाकई आपके क्लासेस से हमें बहुत नॉलेज मिली है, थैंक यू इसके लिए मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। निर्मला गुप्ता जी। सर कई बार केला खाने से भी अफारा आता है पेट में, और सेब खाने से भी, तो ऐसा क्यों होता है? सेब खा रहे हैं तो आप छिलका उतार के ले लीजिए, अफारा नहीं होगा। अच्छा। और अच्छा दूसरा, जी। अगर आपको सही से मोशन नहीं आया है, गैस बन रही है, तो ऐसी कंडीशन में अफारा आ सकता है। तो काले नमक के साथ ले लीजिए, आराम रहेगा। और ठीक है केला जी। अगर पचता नहीं है, केमिकल वाला हो, भारी हो, पका हुआ ना हो, हम्म। पचता नहीं है, हम्म। ऐसी कंडीशन में केला खाने के बाद ऊपर से इलायची चूस लीजिए, आराम आ जाएगा। पर ऐसा केला अच्छा खाने जी। से अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो वो कॉन्स्टिपेशन को पैदा करेगा। ठीक है सर। ठीक है, अब कभी अफारा हो तो आप इलायची चूस सकते हैं केले के ऊपर। ठीक है सर। या उसमें इलायची का जैसे अगर जो पाउडर है तो वो छिड़क लो उस पे। हाँ, आप छिड़क सकते हैं। हाँ हाँ। वो केले को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। हाँ जी। जी। ठीक है सर। जी। सर एक क्वेश्चन और था। हाँ जी। मेरी जो डॉटर इन लॉ है, हम्म, उसको मेंसेस में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जैसे उसको ड्राई शीट, मतलब बैठती है कहीं तब भी ड्राई शीट लगानी पड़ती है, हम्म। या रात को सोती है तब भी ड्राई शीट लगानी पड़ती है। पीरियड एक्सेस में ब्लीडिंग है उसको। गैप कितना है? हाँ जी। अ, जो डेट आती है उसमें गैप कितना है? उसका जैसे गैप। मान लीजिए 1 महीने का है, 15 दिन का है, 20 दिन का है, कितना गैप है? सर बीच में तो उसकी एक बार तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो फिर होम्योपैथी की दवाई लेके मैंने भेजी थी, बाहर रहते हैं वो। अच्छा। तो अब उसको कोई दवाई वगैरह तो ले नहीं रही, तो गैप तो उसका 28-30 दिन का ही होता है, जो अच्छा, सर्कल है, ठीक है। दूसरा, उनका साइकिल। हीमोग्लोबिन कितना है? हीमोग्लोबिन सर वहां तो उसने नहीं टेस्ट कराया अभी। देखिए, अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो हाँ जी। तो आप उनको बोल दीजिए पीरियड आने से लगभग 7 दिन पहले 3 दिन हाँ के जी। लिए पेट पे ठंडे पानी की टॉवल रख ले। अच्छा जी। उससे कितनी क्या है, देर? लगभग 30-35 मिनट। अच्छा, जैसे सुबह उठे तो सुबह लगा ले। जी। और अच्छा खाली जी। पेट अगर ये डेली ही कर लेंगे तो ये हाँ समस्या जी। आपकी परमानेंट खत्म हो जाएगी। अच्छा जी। हाँ जी। फिर तो जो वो गरम से एक गरम ठंडे जैसे एक पट्टी आती है ना, जिसमें गरम ये पतली पानी में पट्टी लपेट के रखते हैं, अगर फिर ऊपर से पीरियड गरम लपेटते हैं, गरम मत लगाओ। पीरियड कम या ज्यादा हो तो गर्म हाँ पानी की जी। पट्टी नहीं लगाई जाती, ठंडे पानी की लगाएंगे कम पीरियड करने के लिए। हाँ मैं यही कह रही थी, वो जो गरम वाली पट्टी है ना, ऊपर से वो नहीं लपेटनी, खाली ठंडे पानी वाली पट्टी लपेट ले वो। उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा वेट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए कर रही होंगी। नहीं वो नहीं कर रही वो। फिर मैं ये कह रही हूँ उसके पास वो है वहां पे, तो वो खाली मतलब जैसे चुन्नी है या कुछ भी है, उसको लपेट ले पेट पे गीला करके। नहीं 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 नहीं, इसमें क्या है, हाँ आप जी। एक भारी टॉवल लेंगे। अब अच्छा आप जी। खाली पेट है, आपके पास टाइम है, आप लेट जाइए और टॉवल को गीला करके अपने पेट पे रख लीजिए, पेड़ों पे बेसिकली। अच्छा जी। बस इतना काफी है। ठीक है, हाँ पेड़ों पे रखना है इसका हाँ मतलब। जी। दूसरा, मैंने ठीक एक है। मेडिसिन बताई थी पुनर्नवा, जड़ी बूटी होती है, या फिर ये आप हिमालय कंपनी की आती है, ले सकते हैं। पुनर्नवा हिमालय वाले। जी। अच्छा जी। एक कैप्सूल रात को सोने से पहले ले ले। कब तक? लगभग 2-3 महीना खा ले, उससे भी ये पीरियड में आराम आ जाएगा काफी। अच्छा जी। रात को? सोते समय एक कैप्सूल ले लें। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम। रेखा गोयल जी। हाँ जी सर, मेरी बेटी जो 20 साल की है, मैंने बताया था डांसर है वो, तो सर उसके बचपन से मतलब बाय बर्थ नहीं है, लगभग 3-4 साल की थी तब से उसके गाल में ना एक थम्से का निशान है। वैसे वो उसका कलर फेयर है, लेकिन वो थम्स अप हल्का सा डार्क है थोड़ा। कभी कभी तो वो दिखाई देता है, कभी कभी नहीं दिखाई देता। तो लेकिन आप क्योंकि अब तो वो 20 साल की हो गई है, तो लगता है कि
पहले मुझे लगा कि शायद बचपन है, डेफिशिएंसी चलती रहती है, बच्चे खाने पीने में थोड़ा करते ही हैं। ये डेफिशिएंसी का निशान नहीं है, जैसे कभी बचपन में कहीं गिरी हो या कोई चोट लग गई हो या कोई दबाव पड़ गया हो तो वहां से लीकेज हो जाती है, जिसको हम लसन टाइप से भी बोल सकते हैं, ये वो बन चुका है। नहीं सर, लसन नहीं है वो, लसन तो थोड़ा जैसे येलोइश शेड का होता है ना शायद। लसन बाय बर्थ होता है, आफ्टर बर्थ नहीं होते लसन। लेकिन कई बार जैसे दरवाजे में उंगली आ जाती है, खून निकल के वो जम जाता है, वो वाली स्थिति बता रहा हूँ मैं। अगर आप किसी छोटे बच्चे के माथे पे टीके वाले स्थान पे 12-15 बार रगड़ के निशान दबा देंगे तो ये निशान उसके लाइफ टाइम तक रहेगा, वो जाएगा नहीं। तो सर ये निशान जाएगा नहीं? नहीं, ये निशान जाते नहीं है। इसके लिए आपने क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी और दही ले लीजिए जी। उनको मिला के, और वो उस स्थान पे रखिए, वो इस स्थान को ठंडा कर देंगे, वो स्थान ठंडा रहेगा तो निशान नजर नहीं आएगा। जैसे ही उसमें गर्मी आएगी वो फिर दिखाई देने लगेगा। हाँ, कभी कभी तो दिखाई देता है और कभी कभी पता ही नहीं चलता, तो लेकिन जब दिखाई देता है तो फिर बड़ा फील होता है कि अरे बड़ी हो रही है, अब अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, इसमें तो बिना देखे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी आप कभी कोई बात हो, सर अगर आप कहें तो मैं दिखाऊं? मैम वो इस कैमरे में प्रॉपरली क्लियर दिखाई नहीं देगा, फिर भी एक बार दिखा दीजिए, एक आइडिया लग जाएगा। जी सर, नमस्ते। सर यहाँ पे है ये ऐसे दिख रहा है ये जी 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 जी, हल्का सा, ये ज्यादा नहीं है। हाँ ठीक है। इसमें आप एक काम कीजिए, गुलाब जल होता है, हाँ जी। गुलाब जल लगाइए यहाँ पे डेली, सुबह शाम। और अगर हो सके तो टिश्यू पेपर को गुलाब जल में भिगो के स्प्रे बना लीजिए गुलाब जल का। गुलाब जल और गुलाब जरी दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आपको गुलाब जल लेना है, गुलाब जल से टिश्यू लगा के यहाँ पे उसको स्प्रे कर दीजिए और उसको 10-15 मिनट चिपका रहने दीजिए। धीरे धीरे गुलाब जल जो है इसको निशान को कम करता चला जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। जो आंखों में डालने का गुलाब जल होता है उसका प्रयोग कीजिएगा। जी मैम बोलिए, एसएस जी। मुझे सर ये पूछना था कि वो मेरी माता जी का जो पाँव सूजा हुआ है वो ठीक नहीं हो पा रहा, वो आपको मैं अगर दिखाऊं एक बार, उनकी स्थिति दिखा दूं? हाँ दिखा दीजिए। आप उस पे वो लगा रहे थे ना पेट पे उनके, अरंडी का तेल? हाँ जी, बट सर ना वो नहीं हो पा रहा, इसके लिए मैं एक बार आपको एक बार दिखा रही हूँ सर, रुकिए। कहाँ से ये सर ऐसे दिख पा रहा है सर? जी जी जी, बहुत सूजन है। हाँ जी, ये लात ऊपर भी जा रहा है ऐसे। इसमें एक चीज बताइए इनको, जो ये काला निशान था पैर में, ये कुछ कम हुआ? काला निशान तो सर नहीं, कम तो नहीं लग रहा, उतना ही है। अच्छा। और फिर वो पोषण में कुछ कर भी नहीं पा रहे ना, हिला नहीं पाते। अब सुबह उठती हैं तो आराम होता है, बट फिर दिन में दर्द बढ़ता ही जाता है सर। अब तो दूसरे पाँव में भी ऐसा लगने लगा है कि शायद सूजन शुरू हो रही है धीरे देखिए, आप धीरे। इसको ना एक बार डॉक्टर को दिखाइए, और ये जो है शुगर का इंडिकेशन है। सर उनको दिखाया था, बट जैसे आप बताते हैं ना शुगर, उनके वो नहीं वो मानते, उनको दिखाई रिपोर्ट तो वो कहते शुगर नहीं है। आप किसी दूसरे डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कीजिए, उनको कुछ मत बताइए, और उनको कहिए जी ये पैर काला पड़ता जा रहा है, हाँ जी। उस तो हिसाब से आप उनसे कीजिए। अच्छा, क्योंकि वो तो कहते हैं नस ब्लॉक है। अब नस ब्लॉक है तो खोलेंगे, मगर खोलने को भी कोई नहीं है। वो डॉपलर वगैरह टेस्ट करा दिए, उसमें कुछ वो वेन्स ब्लॉक आ रही हैं, बट वो खोल तो कोई नहीं रहा है। एमॉक्सिलिन दे दी, उससे पेट खराब हो जाता है। एमॉक्सिलिन नहीं कराए जा रहे हैं। अब इतनी एज में एमॉक्सिलिन के 2 बार कोर्स करना तो बहुत ही डेंजरस टाइप ही हो जाता है। 5 दिन पहले खा चुकी हैं, फिर 5 दिन का और आगे बढ़ा दिया उन्होंने। जी, तो आप अपना एक बार डॉक्टर चेंज करके देखिए, शायद उससे कोई रिजल्ट मिले। तो सर आपके इसमें कोई और नहीं तरीका हो सकता जिससे कि उनको देखिए, आराम आ जाए? आपके मदर एक तो एजेड हैं, और दूसरा उनकी बॉडी काफी वीक है इस समय। कोई भी ट्रीटमेंट अगर हमारा देंगे तो वो बॉडी को एकदम से उठा सकता है, प्रोसेस तेज कर सकता है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बिल्कुल लाइट चीजें जो है उन्हीं का प्रयोग करा जा सकता है। तो अरंडी का तेल इस कंडीशन में लाइट रहता है, ये पेट खोल के साफ करेगा,
अगर कब्ज है पुरानी है तो उसको भी ठीक करेगा, और अगर यूरिन वगैरह ब्लॉक है तो उसको भी ठीक करेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि आज रात को एक बार आप उनके गले पर, उनकी दोनों किडनीज पर और पेड़ों पर अरंडी का तेल लगा दीजिए। कल देखिए अगर आपको फर्क दिखता है तो आप उसको एक दिन छोड़कर एक दिन कंटिन्यू रखिए। पेड़ों पर रोज तेल, गले पे कहाँ, आगे की तरफ में? फ्लैट होता है, पर ये ध्यान रखिएगा अरंडी का तेल गर्म तेल होता है, आपने उसको ढक के रखना है, हवा नहीं लगनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो उसमें इस बार सरसों का तेल नहीं मिक्स करूँ ना? नहीं, फिर इस बार सरसों का तेल मत मिक्स करिए। जब आपको लगे ना कि वो रिजल्ट दे रहा है, एक बार आप कल आज रात को लगा दीजिए तीनों जगह, और एक बार मुझे मॉर्निंग में 12-1 बजे तक कॉल करके उनकी कंडीशन बता दीजिएगा कि उनको यूरिन कैसा आया, थोड़ा हल्का लग रहा है, नहीं लग रहा है, उसके हिसाब से फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मतलब एक गले पे और एक आपने बताया दोनों पीठ पर जहाँ किडनी होती है, अच्छा, और फिर पेड़ों पर तो आपने रोज ही लगाना है। हाँ जी, ताकि किडनी का और गले का ये आप कल करेंगे, कल ही आपको मॉर्निंग तक पता चल जाएगा 12-1 बजे तक। ठीक है सर। आपका नाम क्या है, आप किस ताकि मुझे पता रहे कि आपने फोन किया। मेरा नाम ममता। आप चाहें तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सर मतलब जैसे अरंडी का तेल बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में लगाऊंगी तो पॉटीज वगैरह का तो नहीं होगा ना, जैसे लूज मोशन आप कह रहे थे लग जाती है? देखिए, काम तो वो पेट साफ करने का करता है, वो बॉडी की स्ट्रेंथ के ऊपर होती है कि बॉडी में स्ट्रेंथ कितनी है। आप अभी कितने मिक्सिंग से लगा रहे हैं? अभी तो जैसे आपने बताया था 4, और वो मतलब बहुत ना, थोड़ा सा अरंडी का तेल और सरसों का तेल ज्यादा। अच्छा, तो आप एक काम करिए, अरंडी के तेल की मात्रा डबल कर दीजिए उससे, मतलब आधा अरंडी का तेल आधा सरसों का तेल। अगर वो भी उनकी बॉडी पे असर नहीं दिखाता तो फिर 3 हिस्से अरंडी का तेल, 1 हिस्सा सरसों का तेल। 2-4-5 बार आप ट्राई करेंगे तो बॉडी के लेवल का वो तेल आ जाएगा, तब वो तेल असर दिखाएगा। मैं अभी तक यही सोच रहा था, मैंने कहा अरंडी का तेल तो यूरिन एक बार में खोल देता है, फर्क आ जाना चाहिए था। नहीं, पॉटी नहीं लगती। यूरिन आते? हाँ, यूरिन तो आपको ठीक आ रहा है ना? ठीक है, तो अभी मैं गले में और जो वो लगाऊंगी तो वो मैं मतलब मिक्स करके ही लगाऊं आज, है ना? पार्टी तो नहीं लग जाएगी? नहीं, मिक्स करके लगाएंगे ना, तो पार्टी तो नहीं लग जाएगी? हेलो हाँ जी, हेलो सर, हाँ जी। पार्टियां तो नहीं लग जाएंगी? पॉटी अगर तेल आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ से ज्यादा है तो लगा सकता है, तो आप मिक्स करके लगाइए उसको। नहीं, पार्टियां तो मेरे को वैसे भी आ रही है ना, पार्टी पूरी तरह नहीं आती, मतलब हवा की तरह निकलती है, तो थोड़ी सी निकल आती है, हवा आती है, ऐसे लगता है पार्टी आई है, उठ कर जाती हूँ, हवा ज्यादा निकलती है, पार्टी कम निकलती है, हवा ज्यादा निकलती है, पार्टी कम निकलती है। ठीक है, तो आप ठीक है ये? नहीं, ये ठीक नहीं है, अंदर कब्ज बनी हुई है। आप एक काम कीजिए, हाँ जी, आधा अरंडी का तेल और आधा सरसों का तेल सिर्फ पेड़ों पर लगाइए, गले पर अभी मत लगाइए, किडनी पर गले पर अभी मत लगाइए। ठीक ठीक है, और 2 बूंद, लगभग 2 चम्मच मीठे दूध में 2 बूंद अरंडी का तेल डाल के पी लीजिए। तो उससे पार्टियां लग जाएंगी? उससे नहीं लगेगी, 2 बूंद से कुछ नहीं होता। दूध में डाल के पी लूं? हाँ जी, वो थोड़ा नरम कर देगा आप को। तो मैं मतलब ठीक हो जाऊंगी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर कितने दिन अरंडी का तेल लगाऊं? ये मेरे को अपडेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपकी बॉडी पे काम कर रहा है वो, क्योंकि मैं कुछ चीज को समझ पाऊंगा, मैं तभी आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। तो पैरों में नमनेस बहुत है, जैसे पैरों में ना पैर ना होते हुए और है, लग रहा है पैर है पर सोए हुए पैर हैं, जैसे बैठे बैठे पैर सो नहीं जाता, वो ऐसे सूजन, सो, टांग भी सो जाती है, पैर भी सो जाते हैं। जी जी, वो सूजन की वजह से है, सूजन निकलेगी ना तो आराम आ जाएगा आपको। सर उससे पहले भी थोड़ा ऐसे ही था, दूसरे पैर में भी ऐसे हो जाता है, सो जाते हैं जैसे बड़े बड़े सो। पहले तो देखिए आपके पैरों में से सूजन ही निकाली जाएगी, उसके बाद ही कोई और चीज होगी। ये नमनेस ठीक होएगी? नमनेस तब ठीक होगी जब सूजन कम हो जाएगी। अभी अगर मालिश के लिए बोला जाए और सूजन में मालिश की जाए तो सूजन और बढ़ जाएगी। अच्छा, हाँ जी, तो पहले सूजन निकलेगी फिर मालिश होगी। ठीक। आज रात में जैसे मैं थोड़ी सी हल्के हाथ से नारियल के तेल की करने, कल से थोड़ी सी कर सकते हैं, कर सकती हूँ नारियल के तेल की थोड़ी सी, नारियल के तेल से आप कर सकते हैं। हल्के हाथ से कर रही हूँ। ठीक
धन्यवाद सर। सर एक और छोट घुटने में दर्द, एंकल में दर्द, एंकल में, सर घुटने में दर्द हो, नहीं घुटना नहीं, एंकल में ना, क्या गिट्टे में दर्द, गिट्टे में जो थोड़ा है वो भी उसी के वजह से होगा ना, सूजन का ही होगा पार्ट शायद। उसमें आप चाहो तो सीधा डायरेक्ट अरंडी का तेल लगा दो और रात को पट्टी बांध दो, सूती कपड़ा लपेट दो या ढक दो, अच्छा ठीक इससे है, आराम मिल जाता है। ठीक है सर। सर एक छोटी सी और प्रॉब्लम है, वो मेरे को पूछना था कि वो मेरे ना हस्बैंड के अचानक कान में दर्द शुरू हो गया अभी आज ही दोपहर से, तो वो बहुत दर्द हो रहा है उन्हें, तो कुछ लगा सकते हैं घरेलू? देखिए, अचानक से दर्द उठा है या कोई चोट वगैरह लगी है या नस खिंची है? नहीं, वो कह रहे थे कि उस साइड में ना 2-3 दिन से दर्द हो रहा था, मतलब उस साइड जो जिस तरफ का कान में दर्द है, तो वो कह रहे 2-3 दिन से थोड़ा भारी भारी लग रहा था, उस तरफ में दर्द हो रहा था, मसल्स में खिंचाव सा महसूस हो रहा था, बट आज एकदम दर्द शुरू हो गया कान में। अच्छा, पानी पानी बहता हुआ सा लग रहा है क्या कान में, पापा से पूछ के या आ कान गीला में गीला सा लग रहा है कुछ? अच्छा एक बार से पूछ के आते हैं। कान में पानी नहीं महसूस हो रहा? आपके कान में महसूस हो रहा है पानी? नहीं, पहले निकला था थोड़ा सा, कुछ कब निकला था? आप ही निकला था? नहीं, जब सोते हैं ना तब निकलता जब सोते हैं तो निकलता है पानी? आप उनको डॉक्टर के पास भेजिए, ये इन्फेक्शन है कान का। अच्छा सर, 2-4 महीने पहले भी वैसे ही हुआ था, तो उनके वो कान का उन्होंने साफ किया था, फिर एमॉक्सिलिन का पूरा कोर्स कराया था, ये अभी स्थिति है। फिर दोबारा वही स्थिति आ गई, तो ये कान में शैम्पू चला जाए, साबुन चला जाए तो इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा कई बार ड्राइनेस की वजह से भी ये कंडीशन आती है। फिलहाल तो इसकी कान की सफाई करवा के और कान में जो है वो करवा लीजिए एमॉक्सिलिन के इंजेक्शन, जो इंजेक्शन है तो इंजेक्शन, दवाई है तो दवाई खा के उसको सुखा लीजिए। जब वो सूख जाए तो आपने गुनगुना करके तेल 1 बूंद इनके कान में डालना है, उस कान में, जब सूख जाए पूरी तरह उसके बाद। अच्छा ठीक है, और हफ्ते 15 दिन में एक बार, हफ्ते में 10 दिन में एक बार 1 बूंद तेल डालना है, कम से कम 2-3 महीने तक। हफ्ते में एक बार डालना तेल, गुनगुना तेल, गुनगुना तेल, और लहसुन सरसों पका, का? हाँ लहसुन पका के तेल तैयार करके रख लीजिए, वो उसी से मैं हाथ हाथ गुनगुना करके और कान में डाल दिया। अच्छा ये इससे, लहसुन? हाँ लहसुन में पका हुआ। अच्छा ठीक है, इससे क्या होगा, कान में ना मैल बनने लगेगा, तब उसके कान की सफाई करवा दीजिएगा, फिर ये बार बार समस्या जो आ रही है ये खत्म हो जाएगी। अच्छा, मतलब पहले हम सफाई करवा लें डॉक्टर से, उसके बाद ये शुरू करें? जब कान बिल्कुल सूख जाएगा तो फिर इनके हफ्ते में एक बार मैं गरम लहसुन वाला जो तेल है वो गुनगुना करके 1 ड्रॉप डाल दिया पर, हफ्ते में एक बार डालने से हो जाएगा ना ठीक? हाँ जी, हाँ जी। बट अभी हमें सिर्फ डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी कोई? देनी पड़ेगी अभी, क्योंकि इन्फेक्शन है, इधर उधर भटकने से, क्योंकि कान की समस्या है, दिक्कत हो सकती है, तो बेटर है कि डॉक्टर की उसमें ले लें आप। पस आ रही है, तभी तो वो बता रहे हैं इन्फेक्शन है, तभी तो पस आ रही है। यानी ये इन्फेक्शन जो पहले था वो दोबारा हो गया है ना सर? ठीक है, तो अभी मतलब हम सिर्फ डॉक्टर की ही है, उसमें कुछ नहीं डॉक्टर कर के पास देखिए, अभी कुछ भी घरेलू नुस्खा मत अपनाइए, नुकसान पहुंचा सकते। ठीक है सर, और बाकी वैसे प्रिकॉशन लें कि फिर ये कान ढक के नहाया करें, है ना? अगर भाई इनको नहाते समय लगा दी, बाद में निकाल दी, क्या डाल उससे दिया करें सर? कान में रुई लगा लेना। जो कान कमजोर है, देखिए कमजोरी का लक्षण है कि कान में पस पड़ गई, कोई नस खिंच गई, कुछ हुआ, तो उसको हील करने के लिए वहां पे पस पड़ जाती है। अब वो अच्छा पस अगर बढ़ती है तो उसी को हम इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनकी नस खिंची हुई है, जो ये पहले कह रहे थे 2-3 दिन से दर्द हो रहा है, तो वही नस खिंची थी, तो उसी ने कमजोरी उसमें में कर नजला या जुकाम जमा हुआ है अंदर, तो उसमें सर्दियां निकलने के बाद, जब मतलब आप ये समझिए फरवरी, लगभग 15 मार्च से या 1 मार्च से इनकी नाक में तेल डलवाना चालू कर दीजिए, इनको जुकाम लगेगा वो निकलवा दीजिएगा, और बाकी ये कान में डालेंगे तो सर मैं आराम आ पेशेंट ही बोल रहा हूँ सर मैं पेशेंट ही बोल रहा हूँ सर। जाए। बोलिए। हेलो जी बोलिए। मेरे ना पहले ना 5-6 दिन पहले ना नस सी खिंची थी, उसके बाद दर्द होना शुरू हुआ,
और अब बिल्कुल ही कान एक कान से बिल्कुल जब तक दूसरे कान में खोलते हैं ना तो उंगली दबा के तब सुनाई देता, नहीं तो सुनाई नहीं दे रहा है पंडित जी। हाँ, ये ये होगा। वही चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस समय आपका हाँ जी, कान में इन्फेक्शन हो रखा है, तो अगर आप इन्फेक्शन मेरे को हाँ भी। दवाई ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, अगर मैं गर्म पानी का वो गुनगुना पानी करके उसकी टकोर कर दूं कान पे, उससे कुछ फायदा होगा? बस बाहर निकल आएगी क्या? देखिए, पस तो बाहर निकल आएगी, लेकिन बिना जानकारी के ऐसे काम नहीं करने चाहिए। राइट राइट पंडित जी। बेटर है आप डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा, वो आप जो कह रहे थे 1 मार्च को क्या करना है सर? हाँ, इनको ना नजले की शिकायत रही होगी, नजला जम जाता है, तब ये कान में बार बार इन्फेक्शन होते हैं। अच्छा, तो तो तब नाक में तेल डलवाना पड़ेगा। तब नाक में 5-5 बूंदे तेल डलवाना, तो 10-15 दिन में जुकाम लगेगा। अच्छा, तो जुकाम निकालते उसके बाद कान की समस्या फिर जल्दी जल्दी नहीं होगी। ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद। और एक छोटी सी और चीज पूछनी थी कि ये जो माता जी के पाँव में जो ये खुजली होनी शुरू हो जाएगी, तो वो सिम्टम होगा कि ये ठीक हो रही है ना? जी, हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देखा कोयल जी? हाँ जी सर, मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था कि कभी कभी ना चलते चलते sciatica का पेन हो जाता है, तो उसे कैसे रिलीफ करें? मतलब एकदम से हो गया तो चलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, अगर शाइटिका की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे अच्छा है आप सुबह उठकर कम से कम 11 सूर्य नमस्कार डेली करें सुबह शाम। आपकी ये समस्या परमानेंट क्लोज हो जाएगी। सर 11 तो बहुत ज्यादा नहीं है? धीरे धीरे बढ़ाते हुए 2-3 से शुरू करिए, बढ़ाते हुए 11 तक ले जाइए। इतनी हमारी बॉडी को मिनिमम एक्सरसाइज चाहिए होती है। सर कब तक करना, मतलब कितना टाइम? ये तो आप लाइफ टाइम करते रहिए, इससे तो आपको फायदे ही मिलेंगे, नुकसान कोई नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो रीढ़ में साइटिका क्या होती है बेसिकली, जब रीढ़ के मनकों में गैप कम हो जाता है तो नस दब जाती है। नस दबने की वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन पैरों में नहीं जाता, वो साइटिका में, उसको हम साइटिका बोलते हैं। तो जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो वो खुल जाएंगी नसें, आपको लाइफ टाइम ये समस्या होगी नहीं। और अगर होती है, हाँ जी। जैसे मान लीजिए आपको चलते चलते साइटिका की समस्या हो रही है, हाँ जी। एक बार मेरी तरफ देखिए, मैं आपको दिखा दूं। ये 2 फिंगर हैं, बीच वाली 2 फिंगर, हाँ जी। हम इसको सुजोक के अंदर ना पैर मानते हैं। हाँ जी। ये और वीडियोस में भी मैंने सुजोक की जानकारी दी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। हाँ जी सर, पता है ये तो। यहाँ पर आप अगर मान लीजिए आपके राइट पैर में दिक्कत है तो यहाँ पे चलाएंगे, हाँ जी। ये वाला पैर हो गया तो यहाँ चलाएंगे, तो इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। लेफ्ट हो गया तो इस पैर पे चलाएंगे, अगर अंदर की तरफ है तो अंदर चलाएंगे, बाहर की तरफ है तो बाहर चलाएंगे। अच्छा। तो जो पैर आपका दर्द कर रहा है, जहां से साइटिका हो रही है, उस पैर पे अगर अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ चलाएंगे, बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ पेंसिल चला लीजिए, पेन में इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। अच्छा सर, एक कहते हैं कि थाई में लॉक होता है हमारा बाहर की तरफ, कैम साइड पे थाई में एक लॉक होता है, उस लॉक मतलब वो लॉक कभी कभी ऐसे मतलब अकड़न सी हो जाती है उसमें, क्रैम्प टाइप। इसमें यह है, जैसे आप सीधा खड़े हैं तो मुट्ठी बना के उसको ठोकिए, जहां तक मुट्ठी जा रही है, हाथ जा रहा है वहां तक ठोकिए। इसको बेसिकली ये आपका ST36 पॉइंट होता है जो पेट की गैस वगैरह पे काम करता है, तो अगर ऐसा कोई लॉक लगता है तो इसको खोल देता है ये। ब्लड सर्कुलेशन भी टांगों में प्रॉपर होता है, तो साइटिका में भी और गैस की कंडीशन में भी, दोनों में फायदा करेगा ये। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, आप सबका धन्यवाद। 9 दिन आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना। आज हमारी आखिरी क्लास है, ईश्वर ने चाहा तो हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। सर गुड नाइट। आपने बहुत थैंक यू अच्छे सो से मच। पढ़ाया, थैंक यू थैंक यू सर। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और बहुत नॉलेज बढ़ाया हम लोगों का। थैंक यू। नहीं, बहुत आपकी आवाज भी बहुत सही है लेक्चर के लिए, जो आप बताते हैं ना एकदम सही समझ में आता है आदमी को, क्लियर आपका प्रोनाउंसिएशन है और आप एक्सप्लेन भी एकदम इतने प्रॉपर स्पीड में करते हैं तो बहुत अच्छा समझ में आता है। मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है मगर मैंने पूरा सुना आपका एंड आई फाउंड इट वेरी यूजफुल एंड वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच सर। SSG सर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी।
बस धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपने बहुत हेल्प की हमारी। थैंक यू और मैम। मैं इस उम्र में मतलब ले जाना पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है, बट आपने बहुत ध्यान से सुना और समझाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैम। बाकी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे आप लोग अगर इन थेरेपीज के बारे में जानना सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल है मेरा दिनेश धनगर के नाम से। आप उस चैनल पे जाइए, वहां पे आपको ज्योतिष संबंधी चीजें, डॉक्टरी से संबंधित चीजें, डायग्नोसिस से संबंधित चीजें, खान पान से संबंधित चीजें, सब पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो अगर आप सुनेंगे तो आप सभी के लिए मतलब एक गाइडेंस का काम करेंगी वो, जो आप अपना घरेलू चीजों में कई जगह पर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी उसमें एक्यूप्रेशर से संबंधित चीजें और थोड़ा डालना बाकी है, लगभग महीना और लगेगा अभी डालने में। सर तो उसको लिंक हाँ जी, भेज सकते हैं आप इधर? इसको लिंक हमें कैसे मिलेगा उसका, यूट्यूब का? हाँ, मैं आज आपके ग्रुप में डाल दूंगा, दोनों ग्रुप्स में। ठीक है सर। अगर आप लाइफस्टाइल बेसिक्स में हैं तो उसमें, और अगर आप एस्ट्रोलॉजी वाले ग्रुप में हैं तो उसमें। बस आप एक बार उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, और अगर कोई समस्या लगे, कुछ लगे, तो आप मुझसे बात भी कर सकते ठीक है सर। हैं। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you so much, Good sir. night. Good night. God bless you.